स्टार्ट करो। कल हम टॉपिक पर बात कर रहे थे अरविंदो घोष के बारे में, जिसमें हम लोग के बहुत सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम उसमें कुछ अन्य भी सिद्धांत हैं, उसको देखते हैं। ये सामाजिक विकास के सिद्धांत इन्होंने बताया है, जो भी 4 सोपानों में इन्होंने बांटा है। पहला सोपान था प्रतीकात्मक। इनका मानना था कि प्रतीकात्मक युग में जो प्रतीकों के पीछे छिपी हुई प्राकृतिक शक्ति की उपासना की जाए, और वो समाजशास्त्री इस युग को टोटमवादी भी युग कहा जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से वो यह मूल प्रवृत्ति का युग बताया था। अरविंद वैदिक युग को प्रतीकात्मक युग मानते थे। वे कहते थे कि इस युग में मानव सत्य से अधिक निकट था। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताते हैं कि प्रकारात्मक युग था, जिसमें ये मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रकारों का महत्व दिया गया है और व्यक्ति एवं समाज के जीवन का आधार बनाया है। गीता का धर्म इसी युग का था। वर्णाश्रम धर्म ये भी इसी चीज समाज के जीवन का आधार बना था। एक गीता का धर्म इसकी व्यवस्था की बात की। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रूढ़वादी युग बताया है कि इस रूढ़वादी युग में बताया कि जो भी आर्थिक श्रम विभाजन बना, वर्ण जाति में बदल गई, ये सब इस रूढ़वादी परंपरा के अंतर्गत बताया। उसके बाद चौथा बताया व्यक्तिवादी युग, जिसमें आत्मा रूढ़वादी समाज के विरुद्ध विद्रोह करती है और व्यक्तिवादी में बुद्धि का शासन होता है और सभी परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और इस युग में विज्ञान की प्रगति हुई थी और आज वैज्ञानिक समाज में व्यक्ति का जो है दम घुटने लगा है कि अरविंद सच्चे आत्मनिष्ठ और व्यक्तिवाद की स्थापना जो जीवन का लक्ष्य बताते हैं, वह साम्यवाद या हसिद में समष्टिवाद है तो है, पर व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वह इस युग को धीरे धीरे आत्मनिष्ठ युग की ओर बढ़ रहे हैं। वो बताते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति में आत्मा है, वैसे ही समाज और राष्ट्र में एक समूह आत्मा है जो सामाजिक जीवन में प्रकट होता है। वो ये बताते हैं कि एक आध्यात्मिक आंतरिक स्वतंत्रता ही एक पूर्ण मानव व्यवस्था उत्पन्न कर सकती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं शिक्षा की अवधारणा की बात श्री अरविंद जी ने क्या बताया। वो बताते हैं कि शिक्षा की अवधारणा के बारे में कि भारत में जो प्रचलित शिक्षा है, परंपरावादी शिक्षा है, वो उसके घोर विरोधी थे। वे कहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात तो भारतीय शिक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन तो आया, अवश्य ही आया, लेकिन वह क्या हुआ कि उसमें जो है आज भी बालक के मस्तिष्क और आत्मा और चरित्र और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार नहीं है। उनके वे यह मानते हैं कि जो हमारी शिक्षा को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा आवश्यकता अनुसार जो होनी चाहिए वह नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसी शिक्षण पद्धति के पक्ष में थे जो बालक को कर्मठ और ईमानदार नागरिक बनाए और आधुनिक युग की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कराने में समर्थ हो। वे स्वयं ही लिखते हैं कि जिसे सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत्र नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवन उत्कर्ष पर करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने दूसरे शब्दों में बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और कर्मठ और ईमानदार नागरिक बनाए, और शिक्षा मानव के मस्तिष्क और
आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को भी जागृत करती है। ये अरविंद जी का मानना था। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। अरविंद जी ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कहा कि जो भी वास्तविक और जीवंत और सच्ची शिक्षा वह है जो बालक के सुसुप्त शक्तियों को उद्बुद्ध करे। उन्होंने बताया कि बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक अंतरंग या जीवन पूर्ण है उसको व्यक्त करना होना चाहिए। मनुष्य की क्रिया और उसका विकास जिस सांचे में ढलने चाहिए वह उसके अंतरंग गुण और शक्ति का सांचा है। उसे नई वस्तुएं अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, परंतु वह इनको सर्वोत्तम रूप से या सबसे अधिक प्राणमय रूप से स्वयं अपने विकास, प्रकार और अंतरंग शक्ति के आधार पर प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि जो आत्म शिक्षा है, जो आत्म शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का काम मानव के मस्तिष्क और शक्तियों का सृजन करना है। वह सामान्य मस्तिष्क के अतिरिक्त एक विशिष्ट मस्तिष्क भी होता है जो जीवन और तो उसके विषय से परे है, जो इस संसार में अपना प्रकाशन करता है। और विशिष्ट मस्तिष्क के अनुभूतियों कराना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, जो भी मानव आत्मा एवं सार्वभौमिक आत्मा के मध्य की कड़ी है। इस दृष्टि से जो भी अंतर्राष्ट्रीयता के अच्छे उपासक होते हुए भी राष्ट्रवाद के समर्थक, शिक्षा भारतीय आत्मा और आवश्यकता तथा स्वभाव और संस्कृति के उपयुक्त शिक्षा है। केवल ऐसी शिक्षा नहीं जो भूतकाल के प्रति ही आस्था रखती, बल्कि वह भारत की विकासमान आत्मा के प्रति या उसके भावी आवश्यकताओं के प्रति या उसकी जो भी आत्मोत्पत्ति की महानता के प्रति या उसकी शाश्वत आत्मा के प्रति आस्था रखती है। इसके बाद देखते हैं हम, इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक विकास एवं शुद्धि। तो बताते हैं कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य जो भी बालक के शरीर का पूर्ण एवं शुद्ध विकास करना। उनका विश्वास था कि शरीरम खल धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है। वह धार्मिक शिक्षक के प्रति बहुत ही उनका जो विश्वास था कि धार्मिक शिक्षा से बालक का विकास अच्छे से हो पाए। और इस बताते हैं कि शारीरिक बुद्धि को भी सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि बालक के शारीरिक विकास पर बल नहीं दिया, बल्कि उसके अंतर्गत जो शारीरिक बुद्धि को उन्हें सम्मिलित किया और बताया कि उनके शरीर के उचित विकास और उसकी शुद्धि के बिना मानव का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। इस दृष्टि से बालक के शरीर का विकास पूर्ण और उसकी शुद्धि आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों का विकास। तो बताते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य दूसरा पॉइंट माना है इन्होंने, तो बताया कि बालक की दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श, स्वाद आज सभी ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण प्रशिक्षण उसका विश्वास था। और इन उक्त पांचों जो भी ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ विकास उसी समय हो सकता है जब स्नायु, चित्त, मानस शुद्ध हो। अतः उन्होंने बताया कि शिक्षा और साधना द्वारा सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध कर लेना चाहिए, यही उनका परम आवश्यक बताया और मुख्य उद्देश्य। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मानसिक विकास। उन्होंने बताया कि बालक का जो मानसिक विकास है मानसिक विकास से तात्पर्य बताया कि स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना आदि और निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों से
और शिक्षक को उक्त सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। उनका मानना था कि मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण ही अरविंद जी उस पर बल देते हैं और मानस की विकसित अवस्था सूक्ष्म दृष्टि है। मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण में अवधान या ध्यान को केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद ध्यान को केंद्रित करने से पहले एक वस्तु पर एक समय में ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया जा सकता है, किंतु यही लक्ष्य नहीं है। उन्होंने अवधान को बहुमुखी होना है और यह एक समय अनेक वस्तुओं को एक साथ ध्यान देने की योग्यता का विकास करना मानते हैं। और वो बताते हैं कि यह कार्य अभ्यास पर निर्भर होता है और छात्रों को ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर ध्यान केंद्रित का विकास अच्छे से हो पाए और वह ध्यान केंद्रित करके अच्छे से शिक्षण कार्य कर सके। और वो बताए कि ध्यान के साथ साथ बालक की निरीक्षण करने की शक्ति का भी विकास करना चाहिए। उनका मानना था कि जो भी उन बालक का कंठस्थीकरण करने की शक्ति को भी प्रशिक्षण करना चाहिए, तो पूरी तरह से निरीक्षण करके और उसके अंदर बालक के अंदर जो निर्णय लेने की शक्ति है उसका विकास करना चाहिए और उसकी कल्पना शक्ति पर के विकास पर भी बल दिया। और बताया कि जो भी मानव शक्तियों के प्रशिक्षण में एक अन्य भी प्रशिक्षण भी आवश्यक है, वह बालक के तार्किक शक्तियों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। उन्हें बताया कि तथ्यों को अनुकूलन द्वारा निकालने के लिए जो ट्रेनिंग बच्चों को अवश्य मिलनी चाहिए। इससे जो भी बालक के अंदर मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण दिया जाए वह ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण माना। बताया कि इसके आधार पर जो भी बालक जो है ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया और उसके ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि पाश्चात्य भौतिकवादी विचारधारा के अनुसार ब्रह्मचर्य अनावश्यक है, वह सुखवाद के समर्थक हैं, किंतु जो भी विचारधारा उन्होंने बताया वो आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य आत्म और सच्चे ज्ञान को अशुद्ध जीवन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक शुद्ध मन से और शुद्ध शरीर से नहीं होंगे तब तक वो सच्ची आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क, हृदय, इंद्रिय या विचारों की शुद्धता से ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद हम बताते हैं अगला पॉइंट है नैतिकता का विकास। नैतिकता की बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो भी बालक के अंदर नैतिकता विकास को मुख्य माना और वो भी बताया कि बिना नैतिक और संवेदनात्मक पूर्णता के मानसिक शिक्षा जो है मानव प्रगति में हानिकारक होगा। उन्होंने बताया कि अरविंद जी ने बताया कि जो भी नैतिक विकास के लिए संवेग, संस्कार या आदत हैं या स्वाभाविक या प्रकृति हैं, ये सभी मुख्य हैं। उन्होंने बताया कि इन बातों को शिक्षा के द्वारा शुद्ध और सुंदर बनाकर मानव के हृदय को प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वह सभी प्राणियों के साथ प्रेम और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करते हुए एक उत्तम नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षकों को आदर्श उत्तम जो है शिक्षकों का आदर्श उत्तम होना चाहिए, जिससे बालक उनके अनुकरण करके अपने जीवन में उत्तम अवस्थाओं को प्राप्त करता रहे। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट अंतःकरण का विकास। हम अंतःकरण की बात करते हैं कि अरविंद जी ने बताया कि जो भी अंतःकरण का विकास के 4 पटल बताए थे, जिस हमने कल बात भी इसमें किया था, चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान। शिक्षक को उक्त और चारों स्तरों पर विकास करना चाहिए। इन स्तरों से
विकास ही अंतःकरण का विकास है। जब तक चित्त और मानस और विकास अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो अंतःकरण का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और वह बालक का विकास नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, आध्यात्मिक विकास। उन्होंने बताया कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना है। वह प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दैवीय अंश होता है ऐसा मानते हैं। शिक्षा के द्वारा एक दैवीय अंश को खोज करके विकसित करके उसे आध्यात्मिक पूर्णता की ओर अग्रसर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक विकास, और वो बताते हैं कि विकसित होने वाली जो आत्मा का विकास करना जो उसमें सर्वोत्तम है उसे व्यक्त करना तथा उसे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पूर्ण बनाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे। अब हम अरविंद जी ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या बताया उससे हम बात करते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में अरविंद जी ने बताया कि बालक के समस्त शक्तियों को विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र वातावरण का समर्थन किया, और बताया कि पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों के अनुसार उन सभी विषयों को शामिल करने में का सुझाव बताया, जिससे कि शैक्षिक अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता के गुण विद्यमान हैं। उन्होंने बताया कि वास्तविकता यह है कि जो भी प्रत्येक विषय में जीवन का नया संचार करके उसको एक नया रूप देते हुए इतना विकसित कर देना चाहते हैं है कि उसके द्वारा श्रेष्ठ मानवता का विकास हो। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु कुछ मुख्य उद्देश्य बताएं, और उन्होंने बताया कि जो भी पाठ्यक्रम में अनेक विषयों के साथ साथ क्रियाओं और पाठ्यांतर क्रियाओं को विशेष महत्व दिया। और उन्होंने बताया कि आधुनिक समय में जो भी पाठ्यक्रम में इन सभी क्रियाओं को महत्व स्वीकार किया जाए, और वो बुनियादी शिक्षा को स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक शिक्षक मान्यता प्राप्त स्वरूप बताया, जिससे कि महत्वपूर्ण विषयों में अरविंद जी के विचारों और उनके व्यवहारिक आदर्शों की बात की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि जो विद्यालय की जनता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से विच्छिन्न होने चाहिए, वह हस्तशिल्प को जो भी बुनियादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, इन सब शिक्षा का सिद्धांत की विशेष मान्यता प्राप्त। उन्होंने बताया चरखा चलाने की प्रक्रिया को वे बाध्यतामूलक बनाए जाने के पक्ष में। उन्होंने बताया कि उनकी दृष्टि से स्वतंत्रता और सहजता से और नियमबद्ध रूप से शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और उन्होंने बताया कि कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, बुनियादी शिक्षा के समर्थन जब भी गांधी जी और अरविंद जी के शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में से भटक जाते हैं तो वे इस गलती पर होते हैं। वे बताते हैं शिक्षा सिद्धांत में बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम की झलक मिलती है। वे मानते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम हो अत्यंत विस्तृत हो। सबसे पहले बालक को चारों ओर का परिवेश जो है उससे परिचित कराएं, और बालक की मानसिक शक्तियों के लिए पाठ्य विषयों की योजना होनी चाहिए। जैसे काव्य हो गया, कला, संगीत या शिक्षा की जो भी आवश्यकताएं हैं। काव्य व्यक्ति की संवेगों का उन्नयन करता है, और कला जो है संवेगों के संतुलन स्थापित करता है, और संगीत जो है वो संवेगों की गहराई में व्यक्ति को ले जाता है। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम की विज्ञान की शिक्षा की उपयोगिता की बात की। उन्होंने बताया
बुद्धि के दूसरे पक्ष में के विकास के लिए इसे आवश्यक बताते हैं। वो बताते हैं कि विज्ञान से अन्वेषण, विश्लेषण और विवेचन की शक्ति का विकास होता है। बताते हैं जैसे फूलों, पौधों और पत्तियों आदि का निरीक्षण और तुलना, गृह नक्षत्रों का अवलोकन या पत्थरों या पशु पक्षियों या जीव जंतुओं का अध्ययन जो है मानसिक शक्तियों के आधार पर ही किया जाता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि शब्दों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना बताया। इससे अभ्यास करके वो अपने शक्ति को बढ़ाएंगे मानसिक, और जिससे वो निरीक्षण या कर सकें। उन्होंने बताया, और नैतिक शिक्षा की भी बात की। उन्होंने बताया कि जो भी नैतिकता जो है देवी आवश्यकता पर आधारित करते हैं, और वो कहते हैं कि ईश्वर कर्मा कर्मांध के रूप में और संकल्प की स्वतंत्रता के समर्थक थे। वो कहते थे साधन और साध्य का जहाँ तक प्रश्न है, तो कहते हैं हमारे साधन उतने ही महान होने चाहिए जैसे कि हमारे साध्य महान हैं। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन का पता लगाने और प्रयोग करने की शक्ति स्वयं अपने अंदर की शक्तियों का शाश्वत स्रोत खोज करने की से पाई जा सकती है, और नैतिक शिक्षा इसलिए आवश्यक है। उन्होंने स्त्री शिक्षा की भी बात की। उन्होंने बताया कि पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं मानते थे। स्त्रियों को पुरुषों से पिछड़ा हुआ नहीं देखना चाहते थे। वे पिछड़ेपन दूर करने के लिए, वे समानता दिलाने के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया, और उन्होंने बताया कि दोनों समान रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो बताते हैं कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम में कोई भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने धर्म केवल वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, वह सामाजिक भी होता है, जिसे आत्मा और प्रकृति के मध्य धर्म मध्य का कार्य करता है। तो द ह्यूमन साइकिल में उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया कि धर्म की आवश्यकता, क्योंकि मनुष्य में मूल प्रवृत्ति, विचार, अनुशासन है, जिसका लक्ष्य सीधे दैवी सत्ता से है, जबकि वे शेष सभी उसकी ओर केवल अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य करते हैं। और बताते हैं कि वस्तुओं के बाह्य और अपूर्ण छाया की खोज में बहुत अधिक चक्कर काटने और ठोकर खाने से उसके पश्चात बहुत अधिक कठिनता से पहुंचते हैं। उन्होंने शारीरिक शिक्षा की पाठ्यक्रमों की बात की। उन्होंने बताया कि जो भी शारीरिक विकास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बताया कि शरीर समस्त कर्मों का सबल माध्यम है। उन्होंने बताया कि शरीर को अच्छी शिक्षा और उसके अंगों का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट हैं। पाठ्यक्रम उन्होंने बताया कि जो भी रोचक होने चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर रुचि उत्पन्न हो और वह स्वतंत्र रूप से उस स्वतंत्रता के साथ, जब उसे पढ़ने और देखने में सुंदर लगेगा, उससे उनके अंदर रुचि पैदा होगी, तो वो और भी अच्छे से अध्ययन कार्य कर सकेगा। उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो। कहने का मतलब जो भी ऐसे विषय हों जिससे, जैसे विज्ञान की बात की या जो भी तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, इन सब के मतलब सारे विषय होने चाहिए जिससे कि उनके बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों हों। इसीलिए धार्मिक शिक्षा की बात की थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम के विषयों में जीवन की क्रियाशीलता के गुण होने चाहिए। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में जो विषय हैं उसमें जीवन की क्रियात्मक मतलब करके सीखने पर बल दिया। ये बताया कि जो भी पाठ्यक्रम हो, जिससे कि
करके सिखाया जाए, जिससे कि बालक और भी अच्छे से सीख सकें। इसके बाद अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम द्वारा विश्व ज्ञान में बालक की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी हमारे जो धार्मिक ज्ञान है, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, उन सब के बारे में बालक को बताया जाए, जिससे बालक के अंदर रुचि उत्पन्न हो और वह अच्छे से अपने धार्मिक शिक्षा और अपने आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ सके। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसको। इन्होंने उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर जो भी पाठ्यक्रम बताया, उसके आधार पर कुछ विषयों को बताया। उन्होंने बताया कि बालक के पूर्ण विकास है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए। जैसे प्राथमिक शिक्षा की और प्राथमिक स्तर पर बात की तो उन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि अरविंद जी का जो है शिक्षा दर्शन है, वह लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी या उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी या क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी या महत्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी। इसे इस दृष्टिकोण से शिक्षा को अपनाना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि मातृभाषा, अंग्रेजी, इतिहास, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन या गणित इत्यादि सारे विषयों को प्राथमिक शिक्षा पर बात की। उसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा पर इन्होंने कुछ विषयों को बताया, जैसा कि बताया कि ये आग्रह करते हैं अरविंद जी कि शिक्षा को अपनाने से शिष्य की प्रतिभा का नैतिक कार्य द्वारा जो दमन नहीं करना चाहिए। वह वर्तमान शिक्षा पद्धति से असंतोष इसी कारण हुआ था, जिसमें कि विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दिया जाता था, इसलिए असंतोष फैल गया था। इसलिए जो भी जिसे बताए, जैसे मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि इत्यादि सारे जो विषय हैं, इन सब के बारे में बात की। इसके बाद हम देखते हैं उच्च शिक्षा के विषय में क्या बताया उन्होंने बताया कि शिक्षा के 4 मुख्य जो है अंतःकरण की बात की, वही मन, बुद्धि, चिंतन, ज्ञान। उन्होंने बताया कि ऐसी शिक्षा के समर्थक थे जो बालक को स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करके उसी राशियों के द्वारा उसका सर्वांगीण विकास करके उसे नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास का आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करें। उन्होंने बताया कि जो भी भारत तथा पाश्चात्य दर्शन, सभ्यता का इतिहास, समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि सारे विषयों की बात की। इसके आगे हम देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा की बात की। व्यावसायिक शिक्षा की उन्होंने बताया कि जो भी व्यावसायिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है संस्थाओं में जो स्थापित करने के जो स्थापित किया गया है, उन्होंने बताया कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो भी जनजातियाँ हैं, के विद्यार्थी हैं या समाज के पिछड़े या वंचित वर्ग के हैं, उन सब के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएँ और उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। और जो भी नवसाक्षर लोग हैं, जो भी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए और स्कूल छोड़कर चले गए हैं, उन सब के लिए भी रोजगार, आंशिक रोजगार में लगे हुए हैं, उन सब के लिए भी शिक्षा की बात कि उन लोगों को प्रशिक्षण के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए, जिससे कि वो अपने जीवन यापन को अच्छे से कर सकें। जैसे इसमें कुछ विषय हैं, जैसे चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिलाई, सूची, शिल्पकार्य, शिल्पकला संबंधित ड्राइंग, कुटीर उद्योग, सामान्य मैकेनिकल, अभिनय और नृत्य आदि इन सब विषयों की बात की। अब हम इसके आगे देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे द मदर, एसे ऑन गीता और यूनिटी ऑफ इंडियन रिलीजन,
द नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट ऑन एजुकेशन और अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशनल। अब हम बात करते हैं शिक्षा पद्धति की, उन शिक्षा विधियाँ क्या थी। उन्होंने बताया कि शिक्षण विधि जो है जिस इस बात पर बल दिया उन्होंने कि छात्रों के जो भी छात्रों को कक्षा में सक्रिय बनाया जाए। उन्होंने बताया कि केवल सक्रियता के पक्ष में नहीं थे, वो बताते थे कि उनका बालक को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उनकी निष्क्रियता से भी सीख सके। तो मस्तिष्क को निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक मानते हैं। और छात्रों को इस बात का अभ्यास होना चाहिए कि वे आवश्यकता पड़ने पर वे मस्तिष्क को निष्क्रिय बना सकें। उन्होंने बताया कि छात्र की इच्छा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि क्या पढ़ाया जा रहा है या वरन यह कि छात्र किस विषय में पढ़ने की रुचि रख रहा है या छात्र में रुचि के आधार पर हमें अपनी शिक्षण विधि को नियोजित करना चाहिए। कोई भी विषय पढ़ाने चलते हैं तो उससे पहले विषय में छात्र की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, इस पर उन्होंने बल दिया। और पढ़ाते समय जो शिक्षण शैली हो ऐसी हो कि छात्र पाठ्य विषय में रुचि लें और वह अच्छे से सीखें। उन्होंने बताया कि जो भी विज्ञान शिक्षण में छात्र की जिज्ञासा प्रवृत्ति को भी उद्बुद्ध करना आवश्यक मानते हैं। वो बताते थे कि जो भी प्राकृतिक पदार्थ हैं निरीक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब जो भी उनको प्रशिक्षण दिया जाए वो पूरी तरह से उसको क्रिया करके मतलब कार्य को करके दिखाया जाए या उनसे करके सिखाया जाए, जिससे कि वो अच्छे से सीख पाएँ। जैसे फूलों का निरीक्षण या जो भी भूगर्भ शास्त्र में देखते हैं, पाषाणों का निरीक्षण करते हैं या पशुओं के शोध का निरीक्षण करते हैं, इन सब बातों में विशेष होता है। और यह भी बताया कि जो आसपास के वातावरण है इसके आधार पर विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे खगोल विद्या सीखने के लिए तारों का निरीक्षण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जो भी प्रशिक्षण दिया जाए वह उनको प्रसाधन की ज़रूरत है और उसे दिखाया जाए और उसे सिखाया जाए। उन्होंने बताया कि छात्रों को जिज्ञासा जो है और बौद्धिक चेतना को दर्शन पढ़ने में उद्बुद्ध करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को दार्शनिक बनाया जाए जिससे कि वो अच्छे से जैसे उनको इतिहास पढ़ाया जाए, मानवता की कहानी, इस प्रकार जो भी देशभक्ति और की भावना और पूजा पाठ की भावना से विकास हो। जैसे कि जब वो दार्शनिक होंगे तो अपने भगवान अपने आध्यात्मिक जीवन के विषय में भी अच्छे से भी सोचेंगे और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि बालक की जो भी शिक्षा है वर्णमाला से नहीं प्रारंभ होनी चाहिए। वो बताते हैं सबसे पहले उन्हें प्रकृति का निरीक्षण करना चाहिए, जैसे फूल, पत्ती, लता या जो भी पशु पक्षी हैं या वनस्पतियाँ हैं, इन सबको सबसे पहले उसे प्रकृति निरीक्षण करना चाहिए इन सबको। और उसके बाद वस्तुओं का प्रयोग, इस प्रकार से वस्तुओं का जो भी प्रयोग है इसके बारे में वो शब्दों का जो भी अपना अपना ज्ञान दें और शब्दों का प्रयोग को छात्रों को बहुत अधिक अभ्यास कराना चाहिए। जो भी बालक हैं सबसे पहले रूप, स्वर, अर्थ का समन्वय आदि का बोध कराया जाए और उन्हें व्याकरण की सीखने के लिए भी मदद की जाए। इस शब्द प्रयोग के द्वारा उसे साप्ताहिक योग्यता का विकास हो सके।
बताया कि ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो भी छात्र अनेकों अनेक सूचनाएं प्राप्त करने का अध्ययन का लक्ष्य न माने। उन्हें सामग्री को याद करने के महत्वपूर्ण मान करके ज्ञान प्राप्त करने के कौशलों का विकास और मूल्यांकन करना। जैसे छात्र की स्मृति, निर्णय, कल्पना, तर्क वितर्क या जो भी चिंतन शक्ति है, इन सबका विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें बालक की स्वतंत्रता क्या पहला पॉइंट है। तो इन्होंने बताया कि बालक के सामने जो है स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए और जिससे वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। और नियंत्रित वातावरण में विकास जो है उनका विश्वास था या मानना था कि जो भी नियंत्रित वातावरण में विकास जो है कुंठित हो जाता है। उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से सीख पाएँ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बालक के प्रति प्रेम और सहानुभूति। वो मानते हैं कि बालक के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वह स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। जिससे मतलब कहने का मतलब इससे कोई बाउंडेशन ना हो, कोई दबाव ना हो, जिससे कि वह जो भी सीख रहा है वो अच्छे से सीख पाए। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट मातृधारा शिक्षा। कहने का मतलब मातृभाषा में शिक्षा। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि जो भी शिक्षा हो वह मातृभाषा में हो। बालक को शिक्षा उसकी ही मातृभाषा के माध्यम से मिलनी चाहिए जिससे कि वह कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सके। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की रुचियों का अध्ययन करके उसके अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे। ऐसा करने से बालक की जो भी शिक्षा के प्रति रुचि है वो बढ़ती रहेगी और अच्छे से सीख पाएंगे। अन्यथा अगर रुचि नहीं रहेगी तो वो क्या करेंगे, पढ़ना ही छोड़ देंगे। जैसे इसके बाद अगला पॉइंट है स्वप्रयत्न और स्वानुभव द्वारा शिक्षा। कहने का मतलब उसे अपने द्वारा प्रयत्न करने देना चाहिए और वह जो बालक है वो अपने अनुभव के द्वारा अच्छे से। उन्होंने बताया कि बालक की जो क्रियाएं हैं उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने बताया कि बालक स्वयं करके सीखे और उन्होंने बताया कि शिशुओं की कक्षा में मानटेसरी प्रणाली या जो भी प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। उन्हें चित्रकारी के विषय में उनका मानना था कि चित्रकारी से बालक का विकास होता है और वह अच्छे से सीखता है। उसके बाद अगला पॉइंट है परस्पर सहयोग द्वारा शिक्षा। कहने का मतलब उनका विश्वास था कि जो भी बालक सीख रहा है उसमें सहयोग की भावना हो जिससे कि अगर मान लीजिए बालक सीख रहा है कहीं उसे दिक्कत आ रही है सीखने में तो उसे थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा तो अच्छे से सीख कर आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि पढ़ने तथा सीखने का कार्य परस्पर सहयोग के द्वारा ही सफल हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक बालक का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करें। जैसे पढ़ाते समय होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं गलत, तो उसका निवारण करके अच्छे से बताए जिससे कि वह सीख। उसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा बालक की प्रकृति के लिए आवश्यक प्रकृति के अनुसार। कहने का मतलब जो भी बालक शिक्षा हो या जो भी विधि बताई उन्होंने ये बताया कि बालक शिक्षा बालक के प्रकृति के अनुसार। कुछ बालक होते हैं चंचलता से भरे होते हैं, कुछ होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे में जो भी उनकी प्रकृति है उस आधार पर होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ ईश्वरीय देन है। उन्होंने बताया कि कुछ उसकी प्रतिभा भी कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि वाले होते हैं। तो इनकी जो आत्मा है सर्वोत्तम रूप से विकसित करने के लिए उसे उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित होने के लिए अवसर मिलने चाहिए। कहने का मतलब उन्हें
पूर्ण रूप से अवसर दे करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वह अच्छे से सीख। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, हेडिंग जो है इसमें बालक के विषय में क्या बताया। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइप में। तो बालक के विषय में अरविंद जी बताते हैं कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएं या विलक्षणताएं होती हैं। इससे ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण रूप से विकसित करना ही उसकी सच्ची शिक्षा या शिक्षा है। उनका विश्वास है कि बालक के अंदर जो भी विशेष गुण या जो भी योग्यताएं हैं, जो विचार हैं, जो भी धर्म को किसी भी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बलपूर्वक विकसित करना, उसके विकास को कुंठित करना होता है, जो उसके साथ घोर अन्याय होता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा की व्यवस्था बालक की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसकी जिज्ञासा, उसकी रुचियों के अनुसार दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया जिससे कि वे प्राकृतिक जो भी उनके व्यक्तित्व हैं का पूर्ण विकास हो जाए। जिससे उन्होंने लिखते भी हैं कि बताया कि जो भी बालक को माता पिता और शिक्षक की इच्छा के अनुकूल ढालना अंधविश्वास या जंगलीपन, और माता पिता इससे बड़ी भूल और कोई नहीं कर सकते। वह पहले से ही इस बात की व्यवस्था करें कि उसके पुत्र को विशिष्ट गुणों, क्षमताओं या विचारों का विकास। वे मानते हैं कि प्रकृति को स्वयं, उन्होंने बताया स्वयं अपने धर्म का त्याग करने के लिए बाध्य करना या उसे अस्थायी हानि पहुंचाना, उसके विकास को व्यवस्थित करना, उसके पूर्णता को सुनिश्चित करना। कहने का मतलब इन्होंने मुख्य रूप से ये बताया कि जो भी शिक्षा या प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाए वो पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। वो बालक की योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए और बालक की रुचि, क्षमता क्या है उसके आधार पर होनी चाहिए, और उसे किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। और बालक को किसी भी प्रकार की बंधक बना करके या उसे मारपीट करके ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से बालक अपने वातावरण में, अपने परिवार में रह करके सीख सके। अब इसके आगे देखते हैं अध्यापक के बारे में। जैसे उन्होंने बताया कि अध्यापक के बारे में उन्होंने बताया जो भी शिक्षक के स्थान जो भी हैं वे अरविंद जी लिखते हैं कि शिक्षक निर्देशक स्वयं स्वामी नहीं है, अपितु वह केवल सहायक और पथ प्रदर्शक है। उसका कार्य सुझाव देना है, ना कि ज्ञान को थोपना है। कहने का मतलब जो भी अध्यापक है वह पूरी तरफ से बच्चों को स्वतंत्र रूप से उससे सीखने दिए और वह उसका केवल सहयोग करे, और वह पूरी तरह से उसका निरीक्षण करता रहे कि बालक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो अच्छे से मतलब किस तरफ से जा रहा है, क्या सीख रहा है, उसका पूरी तरह से निरीक्षण करके उसे अच्छे से प्रशिक्षित करें, जिससे कि वह केवल सीख सके। उन्होंने बताया कि बालक के मस्तिष्क को प्रशिक्षण नहीं करना चाहिए, अपितु वह उसे सीखने की प्रक्रिया में सहायता और प्रेरणा देकर यह बताना चाहिए कि जो भी अपने उनके ज्ञान हो वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बताते हैं कि बालक के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर नहीं निकालना, अपितु वह उसे केवल यह बताना कि ज्ञान कहाँ है और उसके बाहर लाने के लिए किस प्रकार आदत डाली जा सकती है, जिससे कि वह सीख सके। उसके बाद उन्होंने विद्यालय के भी बारे में कुछ बताया कि उन्होंने बताया कि विद्यालय को समाज का लघु रूप में देखते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय का कार्य बालक का भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना मानते हैं। वो विद्यालय को बालक का भौतिक विकास करने के लिए श्रेष्ठ भाषाओं और साहित्य
विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। उनका मानना था कि मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए विद्यालयों को मनुष्य में मानवोचित गुणों का विकास करना चाहिए और विद्यालय में बालकों को प्रजातांत्रिक गुणों का भी विकास करना चाहिए। परिवार के बारे में उन्होंने बताया कि परिवार जो है, बालक परिवार में रह करके शिक्षा के अनौपचारिक उपकरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख सकता है, जिससे कि वह अच्छे से सीख पाए। उन्होंने बताया कि जो भी सर्वांगीण विकास बालक का होगा, वह माता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। यानी माता जो है उसकी पहली गुरु होती है। अरविंद जी बताते हैं कि उनका मानना था कि जो भी 7 या 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही बालक को औपचारिक शिक्षा आरंभ होनी चाहिए। इसके पहले जो है माता पिता ही उसके बालक को शिक्षा देनी चाहिए। ताकि जो भी गर्भावस्था में माता को अपने विचार शुद्ध और सुंदर रखने चाहिए, जिससे बालक में आशावादी दृष्टिकोण का विकास हो सके। बताते हैं कि बच्चों के समक्ष अपने चरित्र एवं व्यवहार का अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करना है। इससे आप 12 से 14 वर्ष तक सब कुछ जब किसी विचार को ना समझ सकें तो माता पिता को उपमा या रूपक या दृष्टांत के द्वारा उसे सिखाना चाहिए। इसके बाद हम हाँ, बस 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 आज के लिए इतना ही। टाइम हो गया है। ओके। हेलो हाँ। हेलो हाँ चले आ रही आवाज। सर, टाइम हो गया है तो हम कल इत्यादि कंटिन्यू करें। हाँ, कल कल कीजिएगा, आज के लिए टाइम ओवर हो गया है। ओके सर। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।